ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण के छठवें सूत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस सूत्र में वेद व्यास जी सांख्यों के आग्रह को स्वीकार करने पर होने वाला जो दोष है वह दोष बता रहे हैं। अभ्युपगमेपि अर्थाभावात्, इसमें ये कहा जा रहा है कि प्रधान की स्वाभाविक प्रवृत्ति को स्वीकार करने पर भी कोई दोष नहीं आते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो स्वाभाविक प्रवृत्ति की सिद्धि नहीं हो पाती। एक तो कहा कि यदि स्वाभाविक प्रवृत्ति मानेंगे तो जैसे सहकारी की अपेक्षा नहीं है इसे प्रधान को प्रवृत्ति के लिए महदादि रूप से परिणत होने के लिए, तो मानना पड़ेगा कि प्रयोजन की भी अपेक्षा नहीं है। तो प्रयोजन निरपेक्ष प्रवृत्ति माननी पड़ेगी। और यदि प्रयोजन निरपेक्ष प्रवृत्ति मानेंगे, स्वतंत्र प्रवृत्ति का अर्थ होता है कि निरपेक्ष प्रवृत्ति, तो निरपेक्ष प्रवृत्ति मानेंगे तो सहकारी निरपेक्ष जैसे ऐसे प्रयोजन निरपेक्ष भी हैं। तो पुरुषार्थ के लिए प्रधान की प्रवृत्ति है, ये जो पक्ष है इसे छोड़ना पड़ेगा। ये एक अर्थ बताया गया अर्थाभावात इस पद का। पुरुषार्थ के लिए प्रधान की प्रवृत्ति, इस पक्ष की हानि होगी, इसे त्यागना पड़ेगा। और इसे बनाए रखते हैं और स्वतंत्र प्रवृत्ति मानते हैं, और ये कहते हैं कि प्रधान को सहकारी की मात्र अपेक्षा नहीं है, प्रयोजन की तो अपेक्षा है। तो इस पक्ष में भी दोष आता है, प्रयोजन असंभव रूप दोष, अर्थासंभव यानी प्रयोजन असंभव रूप दोष। क्या प्रयोजन मानेंगे? सहकार्यांतर निरपेक्ष प्रधान की प्रवृत्ति का प्रयोजन है पुरुषार्थ। वह पुरुषार्थ रूप प्रयोजन कौन सा है? भोग मात्र है या अपवर्ग है या उभय है? यदि भोग मानते हैं तो पुरुष तो निर्विकार है। उस निर्विकार पुरुष में सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार रूप जो भोग है वह कैसे सिद्ध होगा? और केवल भोग के लिए ही प्रवृत्ति है, यानी प्रधान का तो भोग सिद्ध ही नहीं होगा जड़ होने से। पुरुष का मानोगे तो केवल जो चेतन है उसमें सुखानुभूति और दुखानुभूति ये एक वृत्त्यात्मक विकार है, उसे भोग कहा जा रहा है। और ये विकार मानेंगे तो निर्विकारत्व, पुरुष का निर्विकारत्व निर्मलत्व मिट जाएगा, उसका विरोध होगा। इसलिए निर्मल निर्विकार असंग पुरुष में ये भोग नहीं बनेगा, ये कहा गया। और दूसरी बात, जैसा तैसा भोग मान भी ले तो प्रधान की प्रवृत्ति का प्रयोजन भोग मात्र माना जा रहा है, अपवर्ग तो नहीं। तो अपवर्ग का हेतु जो प्रकृति पुरुष विवेक है ये नहीं हो पाएगा, तो अनिर्मोक्ष प्रसंग आएगा। यदि प्रधान की प्रवृत्ति भोगार्थ मात्र है तो अनिर्मोक्ष प्रसंग, इस अनिर्मोक्ष प्रसंग को टालने के लिए यदि अपवर्ग प्रधान की प्रवृत्ति का प्रयोजन मानते हैं तो इस पक्ष में
अपवर्ग का स्वरूप का वर्णन करना पड़ेगा तो अपवर्ग का स्वरूप है पुरुष का स्वरूप से अवस्थान, प्रकृति का अपने स्वरूप से अवस्थान, दोनों का अलग अलग अपने स्वरूप में स्थित रहना, यही अपवर्ग है। तो प्रधान जब महदादि रूप से परिणत नहीं हुआ था तो प्रधान गुणत्रय की साम्य अवस्थात्मक जो अपना स्वरूप है उसी में स्थित है, और पुरुष अपने असंग चिद्रूपता में स्थित है। यही तो मोक्ष है, और यह मोक्ष तो सिद्ध ही है प्रधान की प्रवृत्ति से पहले ही। तो प्रवृत्ति में वैयर्थ्य की आपत्ति एक दोष, और दूसरा दोष प्रधान की प्रवृत्ति का हेतु माना, क्या नाम, प्रयोजन माना केवल अपवर्ग, भोग तो माना नहीं। तो शब्दादि विषयों की उपलब्धि रूप जो भोग है उसकी अनुपपत्ति, भोगानुपपत्ति, ये भी एक दोष है। शब्दादि अनुपलब्धि कहो या भोग की अनुपपत्ति कहो। भोगाभाव प्रसंग, अनिर्मोक्ष प्रसंग उस पक्ष में था, इस पक्ष में भोगाभाव प्रसंग शब्दादि अनुपलब्धि का अर्थ है। शब्दादि उपलब्धि है भोग, शब्दादि अनुपलब्धि हुई भोगाभाव, ये दोष आएगा। और इन दोनों पक्षों में आने वाले दोष को टालने के लिए, भोगार्थ प्रवृत्ति पक्ष में आने वाले अनिर्मोक्ष प्रसंग को टालने के लिए, और अपवर्गार्थ प्रवृत्ति पक्ष में आने वाले भोगाभाव प्रसंग को टालने के लिए, भोग और अपवर्ग उभयार्थ प्रवृत्ति है ऐसा यदि सांख्य कहते हैं, उभय प्रयोजन के लिए प्रधान की प्रवृत्ति, तो इस पक्ष में ये बताया गया दोष कि जो भोग्य पदार्थ हैं वे अनंत होने से अनिर्मोक्ष प्रसंग एक दोष की आपत्ति आएगी। और ये जो है सांख्यों ने अपने दर्शन में ही कहीं ये भी कहा है कि जैसे लोक की प्रवृत्ति औत्सुक्य निवृत्ति के लिए होती है, ऐसे प्रधान की प्रवृत्ति औत्सुक्य निवृत्ति के लिए है। ये जो सांख्यों का अपने ही दर्शन में कहीं पर कथन है, औत्सुक्य निवृत्त्यर्था प्रधान प्रवृत्ति, इसका भी निषेध भाष्यकार भगवान ने कर दिया कि औत्सुक्य निवृत्ति के लिए भी प्रधान की प्रवृत्ति नहीं मानी जा सकती, न च औत्सुक्य निवृत्त्यर्था प्रवृत्ति। क्यों? तो कहते औत्सुक्य जो है, शब्द का अर्थ क्या है औत्सुक्य शब्द का? तो औत्सुक्य शब्द का अर्थ होता है इच्छा विशेष, और इच्छा विशेष रूप जो औत्सुक्य है वो किसका धर्म है, किसके औत्सुक्य की निवृत्ति के लिए प्रधान की प्रवृत्ति है? क्या प्रधान में औत्सुक्य है, इच्छा विशेष है, जिसकी निवृत्ति के लिए प्रधान महदादि रूप से परिणत हो रहा है, या औत्सुक्य जो है आपके पुरुष में है, जिसकी निवृत्ति के लिए प्रधान की प्रवृत्ति मानोगे? तो इच्छा विशेष रूप औत्सुक्य तो प्रधान जड़ होने से उसमें संभव नहीं, और पुरुष निर्विकार होने से उसमें इच्छा रूप विकार संभव नहीं है। इसलिए औत्सुक्य निवृत्ति अर्था प्रवृत्ति, ये जो अभ्युपगम है सांख्यों का, ये भी अनुचित है, अयुक्त है। ये बताया गया कि नहीं प्रधानस्य अचेतनस्य औत्सुक्यम संभवति, और न च पुरुषस्य निर्मलस्य निष्फलस्य
निष्कलस्य औत्सुक्यम, तो दोनों में से किसी में भी औत्सुक्य है नहीं। महदादि रूप से परिणत होने से पहले जिसको निवृत्त करना है और जिसकी निवृत्ति के लिए प्रधान की प्रवृत्ति हो रही है, वह निवर्त्य वस्तु प्रवृत्ति आरंभ होने से पहले होनी चाहिए ना, जिसकी निवृत्ति करनी है। तो गुणत्रय की साम्यावस्था रूप जो प्रधान है वहां भी औत्सुक्य नहीं, और असंग चिद्रूप निर्विकार पुरुष में भी औत्सुक्य है नहीं। जो निवर्त्य है वही नहीं है और उसकी निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति, ये बनेगा नहीं, ये कहा। अब और एक पक्ष है प्रवृत्ति को सार्थक दिखाने वाला। सांख्येदी ये कहते हैं प्रवृत्ति को नहीं मानेंगे तो पुरुष में जो दृक् शक्ति और प्रधान में जो सर्ग शक्ति है, इनका क्या होगा। तो प्रधान की सर्ग शक्ति को और पुरुष की दृक् शक्ति को सार्थक करने के लिए प्रधान की प्रवृत्ति है, नहीं तो वो शक्ति कभी प्रधान की प्रवृत्ति होगी नहीं, महदादि रूप सृष्टि बनेगी ही नहीं, तो शक्ति काय के लिए, फिर उसका क्या उपयोग है। उसे सार्थक करने के लिए प्रवृत्ति, इस प्रकार का एक विकल्प सांख्यों के ओर से किया जा रहा है। उसका भी निराकरण करने के लिए भाष्य में दृक् शक्ति सर्ग शक्ति वैयर्थ्य भयात इत्यादि भाष्य हैं। इसका अवतरण है टीका में। अस्ति पुरुषस्य दृक् शक्ति चिद्रूपत्वात्। सांख्य कह रहे हैं कि आत्मा चेतन होने से आत्मा में दृक् शक्ति है और अस्ति च प्रधानस्य सर्ग शक्ति त्रिगुणत्वात्, और प्रधान त्रिगुणात्मक होने से उसमें सर्ग शक्ति है, सृष्टि शक्ति है। और तयोहो शक्त्योहो दृश्य सृष्टि विना सार्थक्य अयोगात। तो प्रधान की सर्ग शक्ति और पुरुष की दृक् शक्ति सार्थक तभी है जब दृश्य सृष्टि हो। दृश्य जो शब्दादि उनकी उत्पत्ति हो, तो दृश्य होने से पुरुष के दृक् शक्ति का उपयोग होगा और दृश्य का निर्माण करने के लिए प्रधान की जो सर्ग शक्ति है वो भी सार्थक होगी। नहीं तो वो दोनों शक्तियां ऐसी पड़ी रहेगी, निरर्थक होगी। ये सांख्यों का कथन है कि तयोहो शक्त्यो दृश्य सृष्टि विना सार्थक्य अयोगात प्रधानस्य सृष्टौ प्रवृत्ति। प्रधान दृश्य शब्दादि की उत्पत्ति में प्रवृत्त होता है। हाँ, तो इति चेत, ऐसा यदि सांख्य कहते हैं तो जिस अभिप्राय से सिद्धांती उनके शंका का निराकरण कर रहे हैं वो अभिप्राय भी सिद्धांती का टीकाकार बता रहे हैं कि न, यानी इन शक्तियों के सार्थक्य के लिए भी प्रधान की प्रवृत्ति नहीं मानी जा सकती, ये कहा जा रहा। क्यों? तो कहते शक्त्यो हो नित्यत्वात् सृष्टि नित्यत्वापत्ति इत्याह दृक् शक्ति थी। तो प्रधान में जो सर्ग शक्ति है और पुरुष में जो दृक् शक्ति है, ये नित्य है कि अनित्य है? तो कहते नित्य ही है, अनित्य तो नहीं है। तो नित्य है तो उस नित्य
शक्ति से ही प्रवृत्ति है तो हमेशा ही प्रवृत्ति बनी रहेगी। सृष्टि को नित्य मानने की आपत्ति आएगी तो प्रलयाभाव प्रसंग ये दोष आएगा। इति परिहरति, तो ये कहते हैं शक्त्योर नित्यत्वात् सृष्टि नित्यत्वापत्ति इत्याह दृक् शक्ति थी। तो भाष्य में है दृक् शक्ति सर्ग शक्ति वैयर्थ्य भयात चेत प्रवृत्ति तरहि दृक् शक्ति अनुच्छेदवत सर्ग शक्ति अनुच्छेदात संसार अनुच्छेदात अनिर्मोक्ष प्रसंग एवं। जो भोगार्थ प्रवृत्ति पक्ष माना था, इस पक्ष में जो दोष आ रहा था, उभयार्थ प्रवृत्ति पक्ष में जो दोष आ रहा था अनिर्मोक्ष प्रसंग, वह दोष यहां पर भी आएगा। दृक् शक्ति नित्य है और सर्ग शक्ति भी नित्य है प्रधान की, दृक् शक्ति पुरुष की नित्य है, तो सृष्टि भी हमेशा ही होगी, संसार का उच्छेद नहीं होगा, तो अनिर्मोक्ष प्रसंग, मोक्षाभाव का प्रसंग। इसलिए ये प्रधान की प्रवृत्ति, स्वतंत्र प्रवृत्ति स्वीकार कर भी लें तो भी ये जो अर्थाभाव प्रसंग के कारण ये ठीक नहीं है, ये सब दोष आ रहे हैं, ये बताया गया। अब इसका उपसंहार वाक्य है तस्मात् प्रधानस्य पुरुषार्था प्रवृत्ति इति एतत् अयुक्तम। प्रधान की तस्मात् यानी ये जो उक्त दोष है, इन सब दोषों के कारण प्रधान की पुरुषार्थ के लिए प्रवृत्ति है, ये पक्ष अनुचित है, गलत है, अयुक्तम। ये सांख्य में अयुक्तता दोष आ गया, अनौचित्य सिद्ध हुआ। पुरुष प्रवर्तक हो नहीं सकता, इसे पहले भी बता चुके हैं। सांख्यों का पुरुष व्यतिरेकेन अनवस्थिते अनपेक्षत्वात्, ये जो चौथा सूत्र था, इसमें बताया था पुरुष उदासीन होने से प्रवर्तक नहीं बन पाता। चौथे सूत्र में बताया था ना, का मतलब सिद्धांतियों ने सांख्यों के पुरुष में प्रधान प्रवर्तकत्व का अभाव बता दिया, निषेध कर दिया है। फिर सांख्य प्रकारांतर से पुरुष में प्रवर्तकत्व का कथन कर रहे हैं, प्रतिपादन कर रहे हैं, और उसका निषेध करने के लिए सूत्र है, 7वां सूत्र इस अधिकरण का। 7वें सूत्र की अवतरण टीका है। पुरुषस्य प्रवर्तकत्वं निरस्तम अपि दृष्टान्तेन पुनः आशंक्य निषेधति पुरुषाश्मवत इति चेत तथापि। ये जो सूत्र हैं, पुरुषस्य प्रवर्तकत्वं निरस्तम अपि दृष्टान्तेन पुनः आशंक्य, ये चौथे सूत्र में पुरुष के प्रवर्तकत्व का निषेध हो गया है, तो भी पुनः दृष्टांत के सामर्थ्य से पुरुष में प्रवर्तकत्व की आशंका करके सांख्यों की ओर से आशंका होगी, सिद्धांती उसका निषेध करेंगे। ये बताएंगे कि पुरुष में प्रवर्तकत्व हो नहीं सकता दृष्टांत के सामर्थ्य से भी। दृष्टांत में दार्ष्टान्त का वैषम्य बताएंगे। पूर्व पक्षी का जो दृष्टांत दार्ष्टान्त है, उसमें सिद्धांती वैषम्य नाम का दोष दिखा करके जिस दृष्टांत के आधार पर
सांख्य पुरुष में प्रवर्तकत्व सिद्ध करना चाह रहे हैं, उस दृष्टांत का दार्ष्टान्त जो है उसके साथ वैषम्य है, वैलक्षण्य है, ये बता करके निषेध करेंगे पुरुष के प्रवर्तकत्व का। तो 7वें सूत्र में पूर्वार्ध में तो पूर्व पक्षी जिस दृष्टांत से पुरुष में प्रवर्तकत्व सिद्ध करना चाहते हैं वे 2 दृष्टांत हैं, और तथापि इत्यादि जो उत्तरार्ध है सूत्र का, उससे पुरुष के प्रवर्तकत्व की अनुपपत्ति बताई जा रही है। सांख्य सिद्धांत में दोष नहीं है ऐसी बात नहीं है, ये बताया जा रहा है। तो 7वें सूत्र का उच्चारण करके अर्थानुसंधान किया जाए। पहले पुरुषाश्मवद इति चेत तथापि, पुरुषाश्मवद इति चेत तथापि, 4 पद है। पुरुषाश्मवत इति चेत तथापि, पुरुषाश्मवत इसमें 2 दृष्टांत हैं। वती प्रत्यय का पुरुष के साथ भी अन्वय होगा तो पुरुषवत अश्मवत, ये 2 दृष्टांत बनेंगे। सांख्य कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है पंगु, दोनों पैर नहीं है जिसके, तो चल नहीं सकता, लेकिन आंख ठीक है और बोल भी सकता है, ऐसा जो व्यक्ति। और दूसरा एक व्यक्ति है अंधा है, पैर ठीक है, देख नहीं सकता, चल सकता है, चलने की शक्ति उसमें है, देखने की शक्ति नहीं है, सुनने की शक्ति है। और एक में चलने की शक्ति नहीं है, देखने की और बोलने की शक्ति है, और दोनों भी जाना चाहते हैं अपने गंतव्य के, एक ही गंतव्य पर कहीं जाना चाहते हैं। तो अंधा देख, यदि अकेला जाता है तो देख नहीं पाएगा, तो पहुंच नहीं पाएगा गंतव्य पर। और ये देखने की ठीक शक्ति है इसके पास, पंगु के पास चल नहीं पाता, तो आपस में वे सामंजस्य बिठा लेते हैं। अंधा पंगु को अपने कंधे पर बिठा लेता है और पंगु अपने आंख से देख करके, मुख से बोल करके इधर से चलो, इधर से मत चलो, ऐसे प्रेरणा देते हुए, मार्गदर्शन करता हुआ पंगु उस अंधे को चलाता है। तो मतलब पंगु प्रवर्तक बन गया और अंधा प्रवर्त्य हो गया। तो उस पंगु पुरुष में जैसे प्रवृत्ति की शक्ति तो नहीं है, चलने की शक्ति तो नहीं, लेकिन प्रवर्तना कर रहा है, प्रेरक बना है, उस पुरुष के तरह, पंगु पुरुष के तरह ये जो सांख्यों का पुरुष है उसमें प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन वो प्रवर्तक बन जाएगा। पंगु पुरुष जैसा प्रवृत्ति प्रेरणा दे रहा है, ऐसी प्रेरणा देता रहेगा प्रधान को, और प्रधान पुरुष की प्रेरणा से महदादि रूप से परिणत हो जाएगा। इस प्रकार उसकी प्रवृत्ति सिद्ध होगी और पुरुष में प्रवर्तकत्व होगा पंगु पुरुष के तरह। अंधे के कंधे पर बैठे हुए पंगु पुरुष में वो स्वयं जैसा नहीं चल रहा है, लेकिन चलने की प्रेरणा दे रहा है। ऐसे प्रवृत्त तो होगा प्रधान ही, पुरुष स्वयं प्रवृत्त नहीं होगा, प्रधान को प्रवृत्त होने की प्रेरणा देगा, प्रवर्तक बन जाएगा। इसके लिए एक दृष्टांत ये है पुरुष का, पुरुषवत इति चेत, ऐसा ही कर लेना। और दूसरा अश्मवत, तो जैसे ये जो चुंबक है स्वयं कहीं
प्रवृत्ति नहीं करता, अपने सन्निधि से ही लोहा आदि में वो प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। तो स्वयं प्रवृत्ति रहित सन्निधि मात्र से सन्निधि रूप प्रेरणा प्रदान करके वो लोहे में प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाला प्रवर्तक बना अश्म, चुंबक जैसे। तो इन दो दृष्टांतों के आधार पर यदि सांख्य ये बताना चाहें कि पुरुष पंगु पुरुष के तरह या चुंबक के तरह स्वयं प्रवृत्ति रहित होने पर भी प्रवर्तक बन जाएगा, ऐसा यदि सांख्य कहते हैं इन दृष्टांतों को रख करके, कहते हैं तथापि इति चेत, इससे तो सांख्यों की इस शंका का अनुवाद हुआ। और तथापि से ये बताया जा रहा है कि पंगु पुरुष के तरह या अश्म के तरह प्रवर्तकत्व पुरुष में स्वीकार करने पर भी सांख्य मत में दोषों से मुक्ति संभव नहीं है। ये तथापि से कहा जा रहा है। ऊपर से अध्याय करना पड़ेगा, सांख्यानाम दोषान मुक्ति न, सांख्यों की दोष से मुक्ति नहीं हो सकती, निर्दोष सांख्य मत सिद्ध नहीं होता, दोष ही रहता है। दृष्टांत दार्ष्टाम्य में वैषम्य है, ये सब बताया जाएगा तथापि इत्यादि के व्याख्या में, भाष्य में। तो भाष्य में पहले पुरुषाश्मवद इति चेत, ये जो सूत्र का पूर्वार्ध है इसकी व्याख्या है, स्यादेतत् यथा कश्चित पुरुषो दृक् शक्ति संपन्न प्रवृत्ति शक्ति विहीन पंगु अपरम पुरुषम प्रवृत्ति शक्ति संपन्नम दृक् शक्ति विहीनम अंधम अधिष्ठाय प्रवर्तयति। एक दृष्टांत ये है कि जैसे प्रवर्तक जो कोई एक पुरुष विशेष है, कश्चित पुरुष, और उसकी विशेषता बताई कि वह दृक् शक्ति संपन्न है, देख सकता है, और प्रवृत्ति शक्ति विहीन है, चलने की शक्ति उसमें नहीं है क्योंकि पंगु है, पंगु। तो ये तीन विशेषण है उसके पुरुष के, प्रवर्तक जो पुरुष है, दृक् शक्ति संपन्न है, प्रवृत्ति शक्ति विहीन है, पंगु है, और उसमें प्रवर्तकत्व है। किस पुरुष का? तो कहते अपरम पुरुषम। और अपर पुरुष कैसा है? तो इसके भी ये विशेषण है कि प्रवृत्ति शक्ति संपन्नम दृक् शक्ति विहीनम अंधम। प्रवर्त्य पुरुष है प्रवृत्ति शक्ति से युक्त और दृक् शक्ति से रहित, यानी नेत्रहीन, अंधा। ऐसे व्यक्ति के कंधे पर बैठ करके, अंधे के कंधे पर बैठ करके पंगु अधिष्ठाय, यानी अंधम अधिष्ठाय, अंधे के कंधे पर बैठ करके जैसे प्रवर्तयति, अंधे को मार्गदर्शन करता है बोल करके। एक दृष्टांत ये हुआ। दूसरा है यथा वा अयस्कांतो अस्मा स्वयं अप्रवर्तमानोपि अयः प्रवर्तयति। जो अयस्कांत है, चुंबक, पत्थर, वह स्वयं अप्रवर्तमानोपि, स्वयं में कोई प्रवृत्ति न करता हुआ भी अयः प्रवर्तयति, लोहे को प्रवृत्त करता है, लोहे का प्रवर्तक बन जाता है। तो ये दृष्टांत हुए। दार्ष्टान्त बताया जा रहा है कि एवं पुरुषः प्रधानम प्रवर्तयिष्यति इति दृष्टांत प्रत्ययेन पुनः प्रत्यवस्थानम, पुरुष के प्रवर्तकत्व का पुनः उत्थापन हुआ दृष्टांत को आधार बना करके। हाँ,
तो एवं पुरुष प्रधानम प्रवर्तयिष्यति इति दृष्टांत प्रत्ययन, तो दृष्टांत को देख करके दृष्टांत के बल पर पुरुष का प्रवर्तकत्व पुनः स्थापित हुआ पूर्व पक्ष के द्वारा। अत्र उच्यते इत्यादि से समाधान भाष्य है कि अत्र उच्यते तथापि नैव दोषात् निर्मोक्षो अस्ति। सूत्रस्थ तथापि की व्याख्या शुरू हुई। प्रधान का प्रवर्तक पुरुष बन सकता है, इसके लिए ये दृष्टांत आपके पास होने पर भी आपका मत निर्दोष है, दोष से रहित होगा, ऐसी बात नहीं। तथापि नैव दोषात् निर्मोक्षो अस्ति, तो कहाँ दोष से मुक्ति नहीं मिल सकती, तो क्या दोष रहेगा हमारे मत में? ऐसा मानेंगे तो पुरुष को प्रधान का प्रवर्तक मानने पर कौन सा दोष रहेगा? तो कहते अभ्युपगम हान नामक दोष बना रहेगा। ये कह रहे हैं कि अभ्युपेत हानम तावत दोष आपतति। इन दो दृष्टांतों के आधार पर प्रधान का प्रवर्तक पुरुष को मानने पर अभ्युपेत हान यानी जो स्वीकार किया है उसे छोड़ने का प्रसंग, ये दोष आएगा। क्या स्वीकार किया है सांख्यों ने? तो सांख्यों ने यह स्वीकार किया है कि प्रधान की स्वतंत्र प्रवृत्ति, ये उनका एक अभ्युपगम है, और दूसरा पुरुष का औदासीन्य। तो ये जो दो अभ्युपगम है, प्रधान का स्वातंत्र्य और पुरुष का औदासीन्य, इस अभ्युपेत की हानि होगी, इसे छोड़ना पड़ेगा। इसको छोड़ करके इन दृष्टांतों के आधार पर प्रधान का प्रवर्तक पुरुष को कह सकते हैं। हाँ, तो ये कह रहे हैं तो अभ्युपेत हानम तावत दोष आपतति, इसी का स्पष्टीकरण है भाष्य में कि प्रधानस्य स्वतंत्रस्य प्रवृत्ति अभ्युपगमात् पुरुषस्य च प्रवर्तकत्व अनअभ्युपगमात्। ये अभ्युपेत हान दोष क्यों आ रहा है? कहते इसलिए कि सांख्यों ने प्रधान को स्वतंत्र स्वीकार किया है, प्रधान की स्वतंत्र प्रवृत्ति मानी है, और यहां पर उसका प्रवर्तक पुरुष को मानोगे तो प्रधान पुरुषाधीन हो जाएगा, प्रधान के स्वातंत्र्य की हानि होगी। और सांख्यों ने पुरुष को प्रवर्तक नहीं माना है, उसको छोड़ना पड़ेगा, पुरुष के अप्रवर्तकत्व को। कथंच उदासीनः पुरुष प्रधानम प्रवर्तयेत, इस वाक्य का अवतरण है टीका में। प्रधानस्य स्वातंत्र्यम पुरुषस्य औदासीन्यञ्च अभ्युपेतम त्यज्यते इति वदन्तं सांख्यम प्रत्याह कथंचेति। यदि सांख्य ये कहें कि प्रधान का स्वातंत्र्य और पुरुष का औदासीन्य हम छोड़ रहे हैं, औदासीन्यंच अभ्युपेतम त्यज्यते इति वदंतम, ऐसा कहने वाले जो सांख्य हैं उनके प्रति सिद्धांती कह रहे हैं, उनका प्रत्याख्यान कर रहे हैं कथंच इत्यादि से कि कथंच उदासीनः पुरुष प्रधानम प्रवर्तयेत। उदासीन पुरुष तो प्रधान का प्रवर्तक हो नहीं सकता। दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैश्य में बता रहे हैं, उदासीन पुरुष तो प्रवर्तक नहीं होगा, औदासीन्य छोड़ना पड़ेगा। तो औदासीन्य छोड़ेंगे तो कोई ना कोई व्यापार, प्रेरणा रूप व्यापार उसे दिखाना पड़ेगा उसका, पुरुष का। जैसे
पंगु पुरुष का व्यापार है बोलना रूप व्यापार, बोल करके प्रेरणा दे रहा है, देख करके बोलता है कि ये इधर चलो इधर मत चलो, ऐसा ये प्रेरणा देता है। ऐसे पुरुष में दृक् शक्ति तो है, तो दृक् शक्ति होने मात्र से देखेगा, लेकिन ये थोड़ी कहेगा कि ऐसा करो ऐसा करो। उसके लिए वदन शक्ति या कोई ना कोई दूसरा व्यापार दर्शन से अलग चेतन होने से देख तो पाएगा, लेकिन प्रेरणा, और वो नित्य दृक् शक्ति है, उसमें हमेशा देखता रहेगा, तो फिर हमेशा ही व्यापार क्या नाम खाली दृक् शक्ति को ही प्रेरणा मानेंगे, देखने को ही, तो वो तो नित्य प्रेरणा हो जाएगी, वो व्यापार रूप नहीं मानी जाएगी, और उससे फिर हमेशा ही प्रवृत्ति माननी पड़ेगी। इसके लिए कोई ना कोई प्रेरणा तो होगा, अनित्य व्यापार क्रिया, और पुरुष को सक्रिय दिखाना पड़ेगा। ऐसे पंगु पुरुष स्वयं चल भले ही नहीं रहा है, किंतु बोलना रूप क्रिया करके, बोलना रूप व्यापार करके प्रेरणा दे रहा है देख करके। ये दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैश्य में बता रहे हैं कि पंगुरपि ही अंधम वागादिभि ही पुरुषम प्रवर्तयति नैवं पुरुषस्य कश्चिदपि प्रवर्तन व्यापारो अस्ति निष्क्रियत्वात् निर्गुणत्वाच्च। तो कहते जैसे दृष्टांत में वागादि का व्यापार पंगु पुरुष का व्यापार है, ऐसे दार्ष्टान्त में प्रवर्तक जो पुरुष है उसका कोई ना कोई व्यापार दिखाना पड़ेगा, क्रिया दिखानी पड़ेगी। लेकिन कहते हैं कोई भी प्रवर्तन रूप व्यापार सांख्य के अनुसार पुरुष का बन नहीं सकता। क्यों? कि पुरुष को उन्होंने निष्क्रिय माना है और निर्गुण माना है। पुरुष निष्क्रिय है, निर्गुण है, इसलिए उसमें प्रवर्तनारूप व्यापार संभव नहीं है। ये जो निष्क्रियत्वात् निर्गुणत्वात् दो हेतु हो गए ना पंचम्यंतर, इनका वो बताया जा रहा है कारण। ये हेतु क्यों दिए? कहते ये दिखाने के लिए पुरुष में कि पुरुषस्य परिस्पंदः, टीका में, पुरुषस्य परिस्पंदः प्रयत्न गुणो वा नास्ति इति वक्तुम हेतुद्वयम्। पुरुष में परिस्पंद यानी क्रिया नहीं है, ये बताने के लिए निष्क्रियत्व ये हेतु है। और प्रयत्न रूप गुण भी पुरुष में नहीं है। वैशेषिकों ने प्रयत्न को गुण माना है 24 गुणों में, तो प्रयत्न रूप गुण भी जो वैशेषिकों ने स्वीकार किया है पुरुष रूपी आत्मा में, वह पुरुष रूपी गुण भी सांख्य मत में नहीं माना है, प्रयत्न रूपी गुण भी। ये दिखाने के लिए कहा कि प्रयत्न गुणो वा नास्ति, इसके लिए निर्गुणत्व हेतु दिया। वैशेषिकों का तो आत्मा सगुण है, उसमें अनेक गुण हैं, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, राग, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, ये गुण है उसके, भावना। और इन अनेकों गुणों से युक्त है कौन? वैशेषिकों का पुरुष सगुण है। लेकिन सांख्यों का पुरुष वो निर्गुण है। सांख्यों के पुरुष में, आत्मा में इन गुणों में से कोई भी गुण नहीं, प्रयत्न गुण भी नहीं है। इसलिए निर्गुण होने से और निष्क्रिय होने से पुरुष में प्रवर्तनारूप व्यापार सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये यहां पर कहा, क्या कुछ कहना है क्या? प्रवृत्ति मतलब न होने पर भी प्रवर्तक सिद्धांत करके दिया। यहाँ प्रवृत्ति मतलब होता है वही
होता है ऐसा इन्होंने कहा था। हाँ तो सिद्धांत ने इसी दृष्टांत को सिद्ध किया कि प्रवृत्ति मतलब न होने पर भी हाँ प्रवर्तक इसमें है। हाँ तो ऐसे इसमें हो सकता है। हाँ। तो लेकिन सिद्धांति का जो प्रवर्तक है वो सगुण है, अंतर्यामी है, और उसमें जो है माया रूपी उपाधि है, और उसको लेकर के वो प्रवर्तक है। ईश्वर सर्वभूतानाम रिद्धेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हाँ, तो इसलिए ये आएगा इसमें। हाँ 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 हाँ। तो इसलिए और वो माया की अलग शक्ति न होने से पुरुष यानी सिद्धांति का आत्मा ही एक सत है, इसलिए अद्वैत भी बन जाता है। और वो जो माया है अनिर्वचनीय, उसको लेकर के प्रवर्तकत्व भी बन जाता है। वो आ रहा है यहाँ पर अंतिम में भाष्य में। यानी ठीक है, सिद्धांत में यानी सांख्य मत में तो पुरुष में प्रवर्तकत्व तो सिद्ध नहीं हुआ, यदि तो वेदांत का भी तो पुरुष उदासीन है, ये शंका करेंगे कैसे प्रवर्तक बनेगा। तो गीता भी बता रही है कि माया। तो पुरुषस्य परिस्पंद प्रयत्न गुणो वा नास्ति इति वक्तुम हेतुद्वयम्, यानी निष्क्रियत्व निर्गुणत्व ये दो हेतु हैं। निष्क्रिय भी प्रवर्तक हो सकता है ऐसा सिद्ध किया था इन्होंने। यहाँ जो हेतु बता रहे हैं निष्क्रिय होने के कारण प्रवर्तक नहीं हो सकता है। हाँ, ऐसा यहाँ कहते हैं। हाँ, वहां सिद्ध किया था कि निष्क्रिय होता वो भी प्रवर्तक हो सकता है। हाँ, दृष्टांत उतना फर्क है तो आगे का तो जो हेतु यहाँ बताया। हाँ, निष्क्रिय होने के कारण प्रवर्तक नहीं हो सकता। हाँ, निष्क्रियत्वात् तो प्रेरणा रूप व्यापार नहीं बन पाएगा, ये कह रहे हैं। निष्क्रिय होने से प्रेरणा रूप उधर यही सिद्ध किया था, निष्क्रिय भी प्रवर्तक हो सकता है। तो वो प्रेरणा दिखानी पड़ेगी किस प्रकार की, क्रियारूप प्रेरणा है या कोई गुण, इच्छादि गुण, इच्छा से भी प्रेरक होता है। तो वहां पर क्रिया नहीं है, क्रिया न होने पर भी प्रवृत्ति नहीं है, और क्रिया न होने पर भी सगुणत्व होने से यहाँ दो हेतु है ना। हाँ, तो सिद्धांत में तो यदि सिद्धांति ने दिया है निष्क्रिय होने पर भी प्रवर्तक बनता है करके, तो वहां पर सिद्धांत के मत में तो सगुणता, ये माया रूपी त्रिगुणात्मिका माया रूपी एक शक्ति विद्यमान होने से प्रवर्तकत्व तो सिद्ध हो जाएगा निष्क्रिय होने पर भी। क्या बिल्कुल निष्क्रिय की बताइए। हाँ, निष्क्रिय होने पर भी, हाँ, निष्क्रिय होने पर भी प्रवृत्ति होगी, यानी प्रवर्तकत्व आएगा, लेकिन उसके लिए एक, हाँ, तो निष्क्रियत्वात् निर्गुणत्वाच्च। आगे कह रहे हैं अयस्कांत मणि का। हाँ हाँ हाँ, ठीक करना पड़ता है, नहीं तो नित्य सन्निधि हो पाएगी। तो ये आगे कह रहे हैं, तो नापि अयस्कांतवत सन्निधि मात्रेन प्रवर्तयेत। तो सांख्यों का जो पुरुष है वह सन्निधि मात्र से भी अयस्कांत मणि के तरह प्रवर्तक नहीं बन पाएगा। यानी जैसे पुरुष दृष्टांत में, पंगु पुरुष दृष्टांत में वैषम्य सिद्ध हुआ, वह तो सक्रिय है, सब व्यापार है, ये निर्व्यापार है। ऐसे अयस्कांत मणि और सांख्यों का पुरुष, इन दोनों दृष्टांत और दार्ष्टान्त में भी वैषम्य बता रहे हैं सिद्धांति कि नापि अयस्कांतवत सन्निधि मात्रेन प्रवर्तयेत, यानी पुरुष प्रधान का प्रवर्तक सन्निधि मात्र से भी नहीं बन सकता। क्यों कहते, इसलिए
कि सन्निधि नित्यत्वेन प्रवृत्ति नित्यत्व प्रसंगात, सांख्यों का पुरुष भी नित्य है और व्यापक है, प्रधान भी नित्य है और व्यापक है। तो दो व्यापक होने के कारण और दोनों की एक दूसरे की सन्निधि हमेशा रहेगी, और हमेशा और केवल सन्निधि रूप व्यापार ही मानेंगे वो नित्य होने से, व्यापार कोटि में तो नहीं आएगा। नित्य होने से फिर हमेशा ही प्रवृत्ति प्रधान की होने का प्रसंग आएगा। लेकिन प्रलयाभाव, यदि केवल स्वरूप की सन्निधि मात्र से ही पुरुष प्रवर्तक है ऐसा सांख्य कहेंगे, तो स्वरूप सन्निधि मात्र से पुरुष को प्रवर्तक मानने पर नित्य प्रवृत्ति का प्रसंग और प्रलयाभाव का प्रसंग आएगा, प्रलय न होने का प्रसंग आएगा। और दृष्टांत में तो अयस्कांत की सन्निधि नित्य नहीं है, इसलिए वो व्यापार कोटि में आएगी। व्यापार क्रिया अनित्य होती है। पुरुष की सन्निधि नित्य होने के कारण प्रेरणा कोटि में नहीं आएगी, व्यापार कोटि में। और ये अयस्कांतस्य तु अनित्य सन्निधे अस्ति स्वव्यापार सन्निधि। अयस्कांत मणि का तो प्रेरणा रूप व्यापारात्मिका सन्निधि बन जाएगी। क्यों कहते हो? अनित्य है। और भी दूसरा व्यापार भी उसमें संभव है। परिमार्जनादि अपेक्षाच अस्ति, अपेक्षाच अस्यास्ति इति अनुपन्यास पुरुषाश्मवत इति। जो अयस्कांत मणि को भी जंग लगता है कि नहीं? अयस्कांत यानी चुंबक जंग खाता जंग लग जाता है। किसमें? चुंबक। हाँ? अच्छा, और उसमें स्वयं में भी लगता होगा जंग। हाँ, चुंबक में भी लगता होगा। चुंबक में भी और लोहे में भी यदि जंग हो जिसको खींचना है तो वो प्रेरणा नहीं दे पाता, स्वयं जंग आदि से दूषित हुआ। जो अयस्कांत बनी है वो भी जैसी प्रेरणा देनी चाहिए ऐसा प्रेरणा नहीं दे पाता अयह को। इसके लिए उसको परिमार्जन की, यानी आई हुई ऊपर की जो अशुद्धि है जंग रूपी, उसे मिटाने की जरूरत है। इसलिए कहते हैं कि परिमार्जनादि अपेक्षाच अस्य अस्ति। किसको? ये दृष्टांत में अयस्कांत मणि को। और सांख्यों का पुरुष तो नित्य शुद्ध है, उसको परिमार्जनादि की अपेक्षा निरपेक्ष है वो। इसलिए कहते हैं अनुपन्यास पुरुषाश्मवत इति। पुरुष दृष्टांत और अश्म दृष्टांत ये दार्ष्टान्त के अनुरूप नहीं है। दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य है। थोड़ी टीका है। प्रधान पुरुषयोर नित्यत्वात् व्यापित्वाच्च नित्य सन्निधि। प्रधान और पुरुष की सन्निधि नित्य होगी। क्यों? कहते हैं ये दोनों नित्य होने से और व्यापक होने से सन्निधि नित्य मानी जाएगी। और अस्मनस्तु परिमार्जनम, और ये जो चुंबक है उसको परिमार्जन की भी अपेक्षा है और ठीक से लोहे के पास में रखने की भी जरूरत है। इसलिए कहते हैं ऋजुत्वेन स्थापनम इति अनित्य सन्निधि। इसलिए ये जो परिमार्जन तथा ऋजुत्वेन स्थापन आदि जब हो तभी वो प्रेरक बन पाता है। इसलिए लोहे प्रवर्त्य लोहा और प्रवर्तक अयस्कांत मणि, इन दोनों की सन्निधि अनित्य हो गई। इसलिए अनित्य होने से उसमें तो व्यापारत्व तो ठीक है। अनित्य सन्निधिश्च इति व्यापारो अस्ति इति अनुपन्यास यानी समदृष्टान्तोपन्यासो न भवति इत्यर्थ। समान दृष्टांत नहीं है, दृष्टांत दार्ष्टान्त में वैषम्य है।
आगे ये कह रहे हैं प्रवर्त्य प्रवर्तक भाव संबंध भी इन दोनों में नहीं बन पाएगा, पुरुष और प्रधान में। इसलिए भी पुरुष में प्रवर्तकत्व की अनुपपत्ति है। ये तथा प्रधानस्य अचैतन्यात् इत्यादि से भाष्कर भगवान कह रहे हैं। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।